Hello friends, good afternoon. Welcome you all my YouTube channel Rav C4. Friends, this is my channel name and you can subscribe for the more updates for the all competitive exams of civil engineering background fellows. ठीक है friends. So today we'll start the new topic which is known as a plastic analysis. What is known as plastic analysis? Plastic analysis. देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें क्या बात करेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर का प्लास्टिक एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्लास्टिक थ्योरी है, जानके फ्रेंड्स बहुत जो की पॉइंट्स हम उसको नोट करेंगे। जो प्लास्टिक थ्योरी है वो किस पे अप्लाई हो सकता है, ब्रिटल मटेरियल पे या फिर डक्टाइल पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्रिटल पे अप्लाई होगा या फिर डक्टाइल पे। तो हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे और हम लोग जैसे जो है कि डक्टाइल, ठीक है, सॉरी डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल। तो ब्रिटल क्या है, डक्टाइल क्या है। तो फ्रेंड जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम डायग्राम ड्रा किए थे अंडर स्टैटिक लोडिंग में, तो वो क्या था, किसके लिए था, हम लोग ड्रा किए थे माइल्ड स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ पे अगर कर्व यहाँ बनता है, देखिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक ही चीज़ हम लोग बिल्कुल हरी नहीं करेंगे, हम लोग स्लोली हम पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे। ये जो ये लाइन है, ठीक है, ये आप जानते हैं ये जो एक्सिस है ये डिनोट करता है स्ट्रेन का। अगर कोई ग्राफ केवल इस पे ही आ रहा है, ये केवल ये लाइन आ रहा है, तो उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल फ्लूइड, क्योंकि इसमें कोई भी क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो आइडियल फ्लूइड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया, आइडियल फ्लूइड हो गया। और अगर कोई ग्राफ इस पे आ रहा है, इस वाले एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं आइडियल रिजिड। क्या बोलते हैं, आइडियल रिजिड, आइडियल रिजिड। ठीक है फ्रेंड्स, आइडियल रिजिड। तो ध्यान रखिए, ये दो चीज़ के बारे में जानेंगे। अब ध्यान रखिए, जब भी हम लोग एक ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग माइल्ड स्टील है, एक स्ट्रक्चर स्टील में एक आता है टाइप, उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील, हमने बताया रखा आरसी में, उसको आप देखिएगा वीडियो। तो जो ये माइल्ड स्टील जिसका ग्रेड जो होता है Fe250 होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है यील्ड स्ट्रेन, क्या होता है, सॉरी यील्ड स्ट्रेस, ये होता है आपका Fy, ठीक है, Fy। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये कर्व ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे हल्का सा कर्व ऐसे बेंड होकर ऐसे ऐसे और ऐसे फिर ऐसे बनता है, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये अल्टीमेट पॉइंट होता है, ये यील्ड पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए ये यील्डिंग हो रहा है, ये यील्डिंग पॉइंट है, ये पूरा यील्ड है, ठीक है, प्लास्टिक है, यील्ड प्लास्टिक हो रहा है यहाँ पे। और ये लोअर यील्ड पॉइंट हो जाता है, और ये यहाँ पे आकर ये अपर यील्ड पॉइंट होता है, और हल्का सा ये कर्व है, ये वाला कर्व देखिए फ्रेंड्स, ये कर्व है, फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रेन, ऐसे जो स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ये इलास्टिक लिमिट, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इलास्टिक लिमिट हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। और ये लोअर यील्ड पॉइंट, देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या करना है, जो प्लास्टिक एनालिसिस, जो प्लास्टिक थ्योरी वो किस पे अप्लाई होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आइडियल पर अप्लाई होगा कि ब्रिटल पे होगा, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्लास्टिक थ्योरी है, ये देखिए ये ब्रिटल पे अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई होता है केवल डक्टाइल मटेरियल पे, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन जब आओगा कि प्लास्टिक थ्योरी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यानी कि हम बात करेंगे कि ये जो कि ब्रिटल मटेरियल के एप्लीकेबल नहीं होता है। हालांकि जो स्ट्रक्चर इम्पैक्ट लोडिंग पा रहा है, बहुत तेज सडन लोडिंग पड़ गया, उस लोडिंग का अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग प्लास्टिक थ्योरी, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं एक और आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, एक होता है इलास्टिक हिंज होता है, देखिए इलास्टिक हिंज जो है, देखिए ध्यान रखिए, एक प्लास्टिक हिंज है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये जो इलास्टिक हिंज है, यानी कि हम एक देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक हिंज क्या है, प्लास्टिक हिंज क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनल हिंज होता है किसी मटेरियल में, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो हिंज बन रहा है, और किसी भी स्ट्रक्चर के मध्य में कोई इंटरनल अगर हिंज लगा दी हम लोग, ये हिंज वह पॉइंट होता है जहाँ पे मोमेंट जीरो होता है, यानी जो है कि जीरो मोमेंट कैरी करता है, ठीक है। यानी कि इंटरनल हिंज की बात करेंगे तो वह कोई भी मोमेंट रजिस्ट नहीं कर पाता है। यानी यहाँ बात करें, देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पर लिखते हैं क्लियर में हम लोग, इंटरनल हिंज जो है कि इंटरनल हिंज कोई भी मोमेंट कैरी नहीं करता है, कि वो जीरो मोमेंट कैरी करता है। क्या चीज़, जीरो मोमेंट कैरी करता है, इसी ध्यान रखिएगा। और जो प्लास्टिक हिंज है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, जो प्लास्टिक हिंज है यह मोमेंट कैरी करता है, यह मोमेंट कैरी करता है, ठीक है, यह मोमेंट कैरी करता है, ठीक है, सॉरी, यह मोमेंट कैरी करता है। चलिए, तो ये हो गया प्लास्टिक मोमेंट कैरी करता है, ये कैरी करता है, ये कैरी नहीं करता है, ठीक है। ये इंटरनल हिंज नहीं कैरी करता है,
ये आपका प्लास्टिक हिंज कैरी करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते तो हम एक चीज पॉइंट नोटिस करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जब भी स्टेन जो कर्व बना है, फिर ध्यान रखिएगा कि जो कर्व बना है उस कर्व में हम क्या बोलते हैं, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, फिर से हम इसमें आते हैं पॉइंट पे, ये जो यहाँ पे यहाँ आता है इस, ये तो आपको पता है, आपको ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल कर्व है। और ये आपका प्लास्टिक रीजन होता है जिसको हम बोल सकते हैं यील्ड प्लेट्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, यील्ड प्लेट्यू, यील्ड प्लेट्यू है ये जो रीजन है। तो ये फिर से हम ट्राई कर लेते हैं बड़ा सा अच्छे से। ये देखिए यहाँ से आके देखिए जा रही है, ये पॉइंट ओ हम मान लें, इसको हम लोग ए बोल दें, ठीक है, ओ ए, इसको हम लोग बी बोल देते हैं, ये सी, ए डी, ये ई और ये आपका एफ। तो ये ई टू एफ जो रीजन है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम इसके बाद देखते हैं हम अच्छे से। जो ई टू एफ रीजन है, पीछे हम लोग करते हैं, ई टू एफ जो रीजन है इसको बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग है रीजन, ठीक है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग है, सॉरी। और ये जो रीजन है, ये जो ये देखिए डी टू ई जो रीजन है, ये रीजन, ये जो रीजन, ये देखिए जो डी टू है, डी टू, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, ये स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन है, और ये यील्ड प्लेट्यू है। क्या है, यील्ड प्लेट्यू, ठीक है, यानी कि हम बोल इसको प्योरली प्लास्टिक कर्व, ठीक है। और ये इलास्टिक रीजन होता है ये वाला। तो हमको ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमको इससे जो है कि रीजन से मतलब रखना है। तो ध्यान रखें कि जो प्लास्टिक कर्व बनता है, ठीक है, जो आइडियलाइज्ड जो कर्व है, स्ट्रेन कर्व है, वो क्या बनता है। तो जो आइडियलाइज्ड स्ट्रेन कर्व, उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये जो आइडियलाइज्ड है, ये देखिए आइडियलाइज्ड स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो ये जो कर्व है ऐसे बनता है, देखिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ऐसे बनता है ये। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। ध्यान रखिए, जो हाई डिफॉर्मेशन जो रीजन है, देखिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो हाई डिफॉर्मेशन रीजन है, जैसे कि आप देख रहे थे स्ट्रेन हार्डनिंग ऐसे हो रहा था, फिर आपके ऐसे सॉफ्टनिंग हो रहा था। तो ये जो रीजन है, इससे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम अलाउ नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर में जो है कि हाई डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ देखिए ये भी लीनियर है, एक नोटिस करिए, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। तो ये दोनों लीनियर है, इसलिए हम इस कर्व को बोलते हैं बाइलीनियर कर्व। क्या बोलते हैं, बाइलीनियर कर्व। यानी प्लास्टिक थ्योरी में, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यानी प्लास्टिक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। प्लास्टिक थ्योरी में जो हम लोग कर्व एज्यूम करते हैं, उस कर्व का नाम है बाइलीनियर कर्व। क्या नाम है, बाइलीनियर कर्व। इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है फ्रेंड, बाइलीनियर कर्व। तो जो कर्व हमको मिलता है, उसको बोलते हैं बाइलीनियर कर्व, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या करना फ्रेंड्स, अगर प्लास्टिक थ्योरी के अगर कुछ एजम्पशंस की बात कर लें, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग कुछ एजम्पशंस की बात कर लें तो कौन कौन सकते हैं। पता तो ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो यंग मॉडुलस होता है, जो ई की वैल्यू होती है, जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो ई की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, किसमें, कंप्रेशन में और टेंशन में। यानी दिस वैल्यू इज द सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन। अब नोट बनाते चलेगा, कंप्रेशन और टेंशन ये दोनों वैल्यू सेम होती है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा फ्रेंड, देखिए सेकेंड पॉइंट होगा कि जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, यानी जो इलास्टिक डिफ्लेक्शन है, उसको हम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि जो बाइलीनियर कर्व है वो भी क्या है, एजम्पशन ही है। तो इसमें हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, देखिए फ्रेंड्स, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, हम लोग उसको क्या मानने चलेंगे, उसको मानने चलेंगे बाइलीनियर। क्या चीज़, बाइलीनियर, ठीक है, बाइलीनियर।
बाई लीनियर, ठीक है, ये हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो 2 होंगे, 3 होंगे, एक आपका बाई लीनियर कर्व हो गया, एक आपका यंग मॉडल्स के लिए बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होगा, ध्यान के फ्रेंड, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होगा जो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये क्योंकि यहाँ ये रीजन यहाँ गया था फिर यहाँ पे, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं सिग्मा वाई, या फिर हम उसको बोलते हैं एक नाम देते हैं यहाँ पे ई एफ वाई। तो जो एफ वाई की वैल्यू होती है ये क्या देखिए, कांस्टेंट हम लेते हैं ऐसे कांस्टेंट। तो जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो बोथ कांस्टेंट, यानी कि कंप्रेशन यानी कि आपका कंप्रेशन में भी सेम वैल्यू रहेगा और आपका टेंशन में भी वैल्यू सेम रहेगा, दोनों में वैल्यू सेम रहेगा। किसकी वैल्यू, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू। तो 2-3 इसके एजम्पशंस हैं प्लास्टिक थ्योरी के जो कि हमने देख रखा है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं प्लास्टिक बेंडिंग कैसे होता है, क्या होता है प्लास्टिक बेंडिंग। तो नया टॉपिक है प्लास्टिक बेंडिंग, उसको हम अच्छे स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। देखिए तो प्लास्टिक बेंडिंग को समझने के लिए प्लास्टिक बेंडिंग समझने के लिए हम एक और ड्रा कर रखे हैं, उसको ध्यान के आप देखिए। तो यहाँ पे जो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नाम है मेरे चैनल का राव सी फोरम, इसको आप अपडेट कर लीजिए, मीन्स सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आपके नए नए वीडियोज़ आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और हम क्वेश्चन भी करेंगे उसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी और स्टेट पीएससी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पार्ट 1 का वीडियो है, ठीक है, क्या है पार्ट 1। ध्यान रखिए, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर पर हम लोड अप्लाई करते हैं, देखिए फ्रेंड ध्यान रखिए, जब भी किसी स्ट्रक्चर पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा कि ये एक बीम है, बीम क्रॉस सेक्शन में लेते हैं ऐसे, देखिए ये बीम है, यहाँ पे कोई लोड लग रखा है। अगर लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो ये लाइन डायग्राम में फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए। तो अगर यहाँ पे लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शंस होंगे, ठीक है। मान लीजिए डिफ्लेक्शंस इस लोड के यानी W1 लोड के अप्लाई करने से डिफ्लेक्शंस को ऐसे हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन, ठीक है। कुछ थोड़ा सा लोड इसमें और इंक्रीज़ कर दिए, इसमें और बढ़ा दिए, W2 कर दिए, जो कि W1 से बढ़ गया, W2 ज़्यादा है, तो कुछ और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बढ़ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा और हम इंक्रीज़ कर दें, क्या चीज़, थोड़ा सा हम लोग लोड को बढ़ा दे रहे हैं। सॉरी मेरा पेन किधर गया, सॉरी चलिए ये लोड को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिए हम लोग, W3 कर दिए, जो कि W2 से भी ज़्यादा है, W3 इज ग्रेटर देन W2 एंड ग्रेटर देन W1, ठीक है, ज़्यादा है, तो कुछ और कर्व मिलेगा, ऐसे कर्व। तो ध्यान रखिए कि जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं वैसे कर्व डिफ्लेक्शन होता है, बट एक परमिसिबल डिफ्लेक्शन ही होगा। तो एट लास्ट हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि जो डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं ये आपके एट लास्ट आते आते यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे होगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक हम लोग लीनियर ऐसे एज्यूम करेंगे, यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, एज्यूम नहीं करेंगे। तो जो डिफ्लेक्शंस हम ले रहे हैं, जो डायग्राम्स का डिफ्लेक्शंस हो रहा है उसको हम लोग लीनियर माने करेंगे, क्या चीज़, लीनियर। तो हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। हम लोग लीनियर मान चलते हैं और इलास्टिक जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। यानी इलास्टिक क्या मीन्स कि जब भी कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो लोड हटाने के बाद अगर अपने शेप को वो ओरिजिनल अडॉप्ट कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। बट हम लोग इसमें इलास्टिक, ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग हटा देंगे, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। हम लोग केवल लीनियर जो हो रहा है, लीनियर इसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम आगे बात करते हैं कैसे डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। जो इसे आप याद रखिएगा कि इलास्टिक डिफ्लेक्शन को हटाएंगे, लीनियर एज्यूम करते हैं, जो कर्व मिलता है वो बाय लीनियर मिलता है, ठीक है। जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो कंप्रेशन और टेंशन में बराबर होती है, और सेकेंड जो है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो आपका दोनों में बराबर होता है। तो आपके 4 इसके एजम्पशंस होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं प्लास्टिक बेंडिंग कैसे होता है, बीम में आ गए थे। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो लोड W लग रहा है, ठीक है, ये लोड W रहा है, तो यहाँ पे हल्का सा क्या हुआ, ये मतलब बीम डिफ्लेक्शन होगा, बेंड करेगी, मोमेंट कुछ आएगा, ठीक है। ये आपका हल्का, ये क्या रहा है, ये आपका कुछ डिफॉर्मेशन रहा है डेल्टा का, ठीक है। चलिए ये बीम हल्का से यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट करिए, देखिए
तो ये जो NA है, NFR क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, न्यूट्रल एक्सिस। चलिए ये आपका ये भी एक रीजन है किसका, कंप्रेशन का, अरे सॉरी टेंशन का। अब बताते हैं कैसे याद है। जब भी कोई लोड होता है तो लोड के लगने से उस बीम में, किसी बीम में, एनीवन कोई जनरल बीम हो, तो उस बीम में एक टिपिकल बीम आप ले लीजिए, अब लोड लगाइए उस पर, आप देखेंगे कि वो बीम जो है कि कंप्रेशन लोड भी एक्सपीरियंस करेगी और आपका टेंशन लोड भी एक्सपीरियंस करेगी। तो टेंशन जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, NA एक्सिस, ये न्यूट्रल, इसके ऊपर का जो रीजन होगा वो कंप्रेशन में होगा, ठीक है, मैंने RCC में बता रखा है, उसको आप ध्यान से देखिएगा तो आएगा समझ में। और नीचे वाला टेंशन में होगा। अब जानते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है वो वीक होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है। तो किसी भी टेंशन जब वीक होता है तो वहीं पर हम लोग स्टील स्टील प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर इश्यू लेते हैं हम बीम, तो यहाँ पे हम टिपिकल बीम लेते हैं, ये आपका एक जो है कि ये एक यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि टेंशन जोन में कंक्रीट वीक होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे वो स्टील प्रोवाइड करते हैं कि टेंशन लोड को रजिस्ट करे। चलिए ये कंप्रेशन है, ये कौन सा मोमेंट है बताइए, ये मोमेंट ऐसे लग रहा है, ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है, तो क्या होगा, यह हो जाएगा आपका सैगिंग मोमेंट। क्या हो जाएगा, सैगिंग मोमेंट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सैगिंग मोमेंट, सैगिंग मोमेंट। क्या हो जाएगा, सैगिंग मोमेंट। चलिए हम बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक थ्योरी बात करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं, दिस इज कंप्रेशन रीजन, दिस इज टेंशन रीजन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं थोड़ा कि इसमें होता क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखना, आपको कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है जो कि क्या है। तो जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो उसके किसी भी इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, ठीक है। अगर वो सिमेट्रिकल कोई है, सिमेट्रिकल इन द सेंस हम बोलें कि ये जो है कि ये क्या है, ये क्या सिमेट्रिकल है, देखिए सिमेट्रिकल है, यहाँ पे देख लीजिए ये से ये सिमेट्रिकल है, ठीक, किसके बताइए, ये अगर यहाँ से हम कट करते हैं एक्स के, तो एक्स के भी सिमेट्रिकल दोनों, वाई पे ऐसे कट करते हैं तो वाई के भी दोनों तरफ क्या है, सेम है, मतलब मिरर इमेज है। क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। तो यहाँ पे जो ये जो भाग जैसा दिख रहा है वैसे भाग ये भी दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिरर इमेज बोल सकते हैं। तो मिरर इमेज जो एक्चुअल सेम मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल, इन द सेंस सेम मान के चलिए आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, ये किसी बीम का क्रॉस सेक्शन है। जब यहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये आप हो रहा है स्ट्रेस के लिए मिल रहा है, सॉरी स्ट्रेन मिल रहा है। तो ये जो क्या हो रहा है, देखिए ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें ये है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन मिलेगा ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन है ऊपर वाला, अंडर वाला टेंशन स्ट्रेन, क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। इसको ध्यान रखिए क्योंकि वो कंप्रेशन रीजन में है और आपका टेंशन रीजन में है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है किसी भी बीम को, क्योंकि सेंट्रल पे एक्सिस पे लग रहा है तो ऊपर का भी और नीचे का भी, यानी कंप्रेशन रीजन में और आपका टेंशन रीजन में। तो जो AT मतलब का एरिया इन टेंशन रीजन और इज इक्वल टू एरिया इन कंप्रेशन, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको बोलेंगे हम A/2, हाफ हो जाता है, ठीक है, यानी हाफ ऑफ एरिया डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो जब यहाँ पर लोड अप्लाई किए हैं आप, तो ये आपका इलास्टिक टेंशन होगा, मतलब सॉरी ये टेंसाइल स्ट्रेन होगा और आपका ये कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। तो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेन एट टॉप पे और आपका टेंसाइल स्ट्रेन बॉटम पे, ठीक है, ये बॉटम। तो ये टॉप पे स्ट्रेन लग रहा है और आपका ये बॉटम पे स्ट्रेन लग रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी मेटल पे आप बताते हैं आपको, जब लोड अप्लाई करते हैं तो जो उसकी स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम आने तक जाएगी इल्ड स्ट्रेस से जाएगी, कहाँ जाएगी, इल्ड स्ट्रेस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग एज्यूम ही कर लिए फ्रेंड्स कि जो इसका कर्व बनेगा, आप देखिए ध्यान से, कर्व बनेगा वो ऐसे करके ये कर्व बनेगा, यानी कि हम लोग ये मानेंगे बायलीनियर। क्या मानेंगे हम लोग, बायलीनियर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिए, थोड़ा सा देखिए वीडियो कुछ देर तक, आप पक्का ये समझ जाएंगे क्या है इसमें, ठीक, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए तो ये आपका ये इल्ड स्ट्रेस है, ये भी इल्ड स्ट्रेस है, मतलब दोनों फाइबर इल्ड स्ट्रेस पहुँचने के बाद वो आगे तो बढ़ेंगे नहीं, आगे तो स्ट्रेस नहीं वो करेगा, बट हम यहाँ पे फिक्स कर दें कि हम लोग इल्ड स्ट्रेस को लेके चलेंगे। जब थोड़ा सा लोड और बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका यहाँ से जो है कि डिफार्म करके ऐसे आता है, ये देखिए रीजन ऐसे आ रहा है। तो ये जो रीजन है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हुआ, मतलब जैसे आप देखिए यहाँ पे अब बता थे हम एक बार, ऐसे देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेस इतने कर्व का ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे करके जब ऐसे मुड़ जाए है तो उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टोप्लास्टिक रीजन। तो यहाँ पे ऐसे गए, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ जा रहा है, यानी कि ऐसे फिर ऐसे हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से ऊपर गया फिर ऐसे मुड़ गया ऊपर की तरफ, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टोप्लास्टिक रीजन। क्या ये रीजन कौन सा है,
इलास्टोप्लास्टिक रीजन। और यहाँ पे पूरा ऐसे बन जाती है फुली प्लास्टिक है, क्या हो गया, फुली प्लास्टिक हो गया यहाँ पे, फुली प्लास्टिक रीजन। और जब फुली प्लास्टिक रीजन हो जाता है तो ये जो एक्सिस बनता है, ये एक्सिस देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सिस बनता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं, PNA, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। और इस एक्सिस का एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वल एरिया एक्सिस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इक्वल एरिया एक्सिस। आई होप आप ये समझ गए होंगे डायग्राम अच्छे से कि क्या हो रहा है। तो ध्यान रखिए, जो स्ट्रेस पे यानी जो डिफॉर्मेशन पे जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट कैरी करेगा इस टाइम पे जो मोमेंट है उसको हम बोलेंगे MP, यानी कि MP मीन्स प्लास्टिक मोमेंट। क्या बोलेंगे, प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो प्लास्टिक मोमेंट अधिक होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पूरा ये स्ट्रेन पूरा ये वो कर रहा है, मतलब कि रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, रिस्टोर कर रहा है पूरा स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जब इल्डिंग हो रहा है तो यहाँ पे My है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलते हैं इल्ड मोमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इल्ड मोमेंट। यहाँ बोलते हैं हम लोग इल्ड मोमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो वैल्यू है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्किंग मोमेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जाने एक नॉर्मल स्थिति, नॉर्मल कंडीशन पे किसी भी स्ट्रक्चर में जो मोमेंट आ रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग मोमेंट। लेकिन जब वो मोमेंट अधिक बढ़ता ही जा रहा है और उसके जो लिमिट है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, सॉरी इल्ड लिमिट, वो लिमिट क्रॉस कर जा रहा है तो वो प्लास्टिक रीजन में पहुँचना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे अधिक जो मोमेंट के लिए क्या होगी, प्लास्टिक मोमेंट होगी। ठीक है, इससे देखिए ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका इल्ड मोमेंट। ठीक है, इल्ड मोमेंट, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा वर्किंग मोमेंट। यानी सबसे अधिक जो होता है वैल्यू होता है आपका किसकी वैल्यू, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ बनाते हैं हम लोग ऐसे, यहाँ सबसे अधिक वैल्यू होती है प्लास्टिक मोमेंट की। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका इल्ड मोमेंट आता है, उसके बाद आपका वर्किंग मोमेंट आता है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज द प्लास्टिक मोमेंट। ठीक है, चलिए अब शेप की बात कर लेते हैं। शेप क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, शेप क्या होता है, प्लास्टिक हिंज किससे बोलते हैं, वर्किंग मोमेंट क्या होता है और आपका प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है। ठीक है, वर्किंग मोमेंट और प्लास्टिक मोमेंट। ये तो शेप जो बनता है फिर, अगर हम लोग प्लास्टिक रीजन का एनालिसिस कर रहे हैं तो किसी भी जो इस सेक्शन उसका जो शेप होगा वो क्या बनेगा। यहाँ देखिए ये क्या है, कौन शेप है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है। क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो इवन इफ कोई भी आपका सेक्शन हो, कोई भी हो, जो उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या बनेगा, वो रेक्टेंगुलर ही बनेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है वह ऑलवेज क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। ये बनेगा रेक्टेंगुलर, ये बनेगा रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बनता है रेक्टेंगुलर। ठीक है, चलिए अब देखिए प्लास्टिक हिंज क्या है। यहाँ देखिए प्लास्टिक हिंज क्या है, प्लास्टिक हिंज क्या है, ये प्लास्टिक हिंज, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज। तो प्लास्टिक हिंज क्या होता है फ्रेंड्स, इन द सेंस रियली प्लास्टिक हिंज क्या होता है, इसको हम अच्छे समझिए कि जब भी किसी बीम है या क्रॉस सेक्शन है तो जो इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू अगर उसके मतलब इल्डिंग पॉइंट से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो एडिशनल लोड तो नहीं ले सकता बट उससे अधिक लोड लगा रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो एक से एक पॉइंट के बाद रोटेट करना शुरू कर देगा और जो वो हिंज बनेगा उसको बोलते हैं प्लास्टिक हिंज। क्या बोलते हैं फ्रेंड, प्लास्टिक हिंज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन, उसको आप समझिएगा अच्छे से फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन, यहाँ पे उसको लिखते हैं कि आपका देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी बीम which is subjected to yield stress throughout the depth, then it can't take additional load। अभी बताएं फ्रेंड्स, it can't take additional load, but when we apply maximum load या फिर additional load, when we apply additional load
द बीम, दैट बीम will rotate at a point ड्यू टू मोमेंट। और मोमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका प्लास्टिक मोमेंट, और जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्लास्टिक हिंज। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, प्लास्टिक हिंज। तो याद रखिए कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर उसके फुल डेप्थ पे, यहाँ देख रहे फ्रेंड्स, आपको दिखाएं यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो है, ये देखिए, ये जो ये आपका है, इस एक्सिस है, यहाँ पे ये फुल डेप्थ में जो है कि ये फुल डेप्थ में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, इल्ड स्ट्रेस लग रहा है चारों तरफ, यहाँ पे इल्ड है, यहाँ पे इल्ड स्ट्रेस है, बट जो मैक्सिमम लोड अप्लाई कर रहे हैं, जो कि उस वजह से जो मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग प्लास्टिक मोमेंट। और तब ये एक सिंगल पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना शुरू कर देगा, मतलब कि जब मैक्सिमम लोड आ जाएंगे उस पॉइंट पे तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक हिंज। और प्लास्टिक हिंज जो पे ही वो मोमेंट कैरी कर पाता है, हम आपको बता देंगे पहले, ठीक है। इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वर्किंग मोमेंट क्या होता है और इल्ड मोमेंट क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं एक जो इक्वेशन है उसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक बेंडिंग इक्वेशन की बात करें तो आप जानते हैं M/I F/y E/r। तो अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, m बराबर हो जाएगा F, ठीक है, I/y हो जाएगा फ्रेंड्स। तो m बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू I/y क्या होता है, z, और z को हम बोलते हैं इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो ये जो थ्योरी है, ये जो बना है इक्वेशन, ये क्या है, ये इलास्टिक थ्योरी बेस्ड है। क्या है, इलास्टिक थ्योरी बेस्ड है। बट हम लोग प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, तो ये तो अगर हम लोग इल्ड मोमेंट की बात करेंगे, जो हम लिखे स्टार्टिंग में, तो जो हम लोग इल्ड मोमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका क्या बताइए, इल्ड मोमेंट हो जाएगा My, और My हो जाएगा Fy इंटू जेड। ये हो जाएगा आपका इल्ड मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे इल्ड स्ट्रेस आएगा, फिर इल्ड स्ट्रेस फिर आएगा, ठीक है, इल्ड स्ट्रेस आएगा, ठीक है, इल्ड स्ट्रेस आएगा। और ये जो यहाँ पे जो F है, F ही आपका क्या होता है, सही है, F ही आपका होता है वर्किंग स्ट्रेस, क्योंकि वर्किंग मोमेंट है, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है फ्रेंड, वर्किंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो ये आपका इल्ड मोमेंट का ये बन गया फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए तो आप नोट्स बनाते चलेगा एक तरफ से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए हम आते हैं प्लास्टिक मोमेंट की, अभी हम बात करें प्लास्टिक मोमेंट। यहाँ बात करें हम लोग प्लास्टिक मोमेंट की बात करेंगे। यहाँ देखिए प्लास्टिक मोमेंट, तो जो प्लास्टिक मोमेंट है उसको हम डिनोट करेंगे MP से। और MP क्या प्लास्टिक मोमेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि जैसे इलास्टिक जो थ्योरी था उसमें हम ये स्टडी कर रहे थे कि इलास्टिक थ्योरी में जो My था वो था Fy इंटू जेड, मीन्स इलास्टिक जो इल्ड स्ट्रेस था, और Z यानी कि इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, उसका मल्टीप्लाई किया हम लोग, तुमको My मिला, यानी इल्ड मोमेंट मिला। क्या मिला, बट हम लोग जो प्लास्टिक थ्योरी वो इलास्टिक थ्योरी बेस्ड तो है नहीं, ये नहीं कि हम लोग MP को हम लोग लिख दें ऐसे करके, बताइए Fy इंटू जेड ऐसे लिख दें, ऐसे तो हम लोग लिखेंगे नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लीनियर नहीं है। क्या है, लीनियर नहीं है, वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो आइए हम बात करते हैं कि प्लास्टिक मोमेंट हम कैसे लिखते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे कि हम बताए हैं कि जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं इक्वल एरिया एक्सिस। क्या बोलते हैं, इक्वल एरिया एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इक्वल एरिया एक्सिस मीन्स जब भी प्लास्टिक एनालिसिस क्वेश्चन अगर आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका एक्सिस है, प्लास्टिक एक्सिस है, उसके ऊपर का एरिया यानी कंप्रेशन एरिया और उसके नीचे का यानी टेंशन एरिया दोनों बराबर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पे हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक टिपिकल बीम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, एक्सिस है, यहाँ पे ये एरिया कंप्रेशन है, ठीक है, कंप्रेशन एरिया, और यहाँ पे क्या है, टेंशन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये कंप्रेशन एरिया क्या है, ये आपका सेंट्रोइड है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस, इसकी मान लो इसकी दूरी मान लेते हैं, डिस्टेंस क्या माने बताइए,
ये वाई सी हो जाएगा और यहाँ से इसकी जो टेंशन एरिया का जो सेंट्रॉइड का है ये होगा वाई टी। तो वाई सी, तो ये जो पॉइंट्स हैं देखिए ऐसे अगर इसको बनाएं हम लोग ऐसे, देखिए यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मीन्स ये कंप्रेशन एरिया का सेंट्रॉइड है, ये आपका टेंशन एरिया का सेंट्रॉइड है। मीन्स ये आपका एफ आई होगा, एल पे मैक्सिमम का, उसके बाद तो होगा ही नहीं क्योंकि उसको क्या बाउंड्री मान रखे हैं। तो ये जो है ये आपका कंप्रेसिव फोर्स है और यहाँ पे आपका टेंशन फोर्स है। चलिए, तो हम लोग जब भी एक क्या निकालते हैं बताइए, ये जो एक्सिस है देखिए, ये जो एक्सिस क्या है, ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल एरिया एक्सिस। क्या बोलेंगे, ई इक्वल एरिया एक्सिस, ई ए। ठीक है, ये नाम दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो टेंशन फोर्स है और कंप्रेशन फोर्स है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं आप बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। आपने पढ़ा होगा आरसीसी में, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, कि कंप्रेसिव और टेंसिल फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लीवर आर्म। तो मोमेंट बराबर क्या होता है बताइए, फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फिर हम बोलते हैं फोर्स इंटू लीवर आर्म। क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो अब मोमेंट कौन सा आएगा, क्योंकि ये बाई प्लास्टिक रीजन का, तो मोमेंट आएगा एम पी। तो एम पी इक्वल टू हो जाएगा बताइए, एम पी इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स लेते हैं, कंप्रेसिव फोर्स ले लीजिए, या फिर टेंशन आपको जो भी लेना ले लीजिए। तो कंप्रेसिव फोर्स इंटू एरिया, तो ये दोनों डिस्टेंस है, ये वाई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई टी। तो वाई सी प्लस वाई टी ये हो जाएगा। सेंट्रॉइड मान लें बार लगाते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, ये एम पी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एफ, ये फोर्स है, तो ये फोर्स क्या, फोर्स लेते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा, एक तरफ का है, तो एफ यू इंटू अल्टीमेट है इंटू एफ इंटू ए बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाई सी प्लस वाई डी। तो यहाँ पे अल्टीमेट देखिए, यहाँ पे स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस जो ये है ये तो एफ वाई वाला स्ट्रेस है। देखिए यहाँ पर एफ आई, सॉरी एफ नहीं एफ आई है, तो एम पी इजक्वल टू एफ वाई इंटू, और जो ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये वाई टी है, इस वाले पार्ट को बोलेंगे जेड पी। क्या बोलेंगे हम लोग, जेड पी। ठीक है, क्या बोलेंगे, जेड पी। ये जो पी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो ये हो जाएगा प्लास्टिक, जेड पी इक्वल टू ए बाई टू, यानी वाई सी बार प्लस वाई टी बार, इसे हम बोलेंगे प्लास्टिक। यानी यहाँ पे जो इस तरह हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमने यहाँ पे लिखेंगे जेड पी। क्या हो जाएगा, जेड पी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखना है, दो ए सी है और ये देखिए यहाँ पे ए सी है और क्या ए टी है। ए टी क्या है, टेंसाइल एरिया, अब ए सी क्या है, कंप्रेसिव एरिया। दिस इज टेंसाइल एरिया, दिस इज टेंसाइल एंड दिस इज कंप्रेसिव एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक थ्योरी में किसके एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग एक फिर से रिकॉल करते हैं कि प्लास्टिक थ्योरी है क्या। तो प्लास्टिक थ्योरी में हम लोग ये ध्यान देना है कि प्लास्टिक थ्योरी सबसे पहले किस लिए एप्लीकेबल होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। और ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लास्टिक थ्योरी सबसे अप्लाई होता है आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो प्लास्टिक यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, प्लास्टिक थ्योरी पहला क्या है, ये दिस इज अप्लीकेबल फॉर ओनली डक्टाइल मटेरियल। सेकेंड पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि प्लास्टिक थ्योरी में जो एजम्पशंस है सेकेंड वाला, कि जो ई की वैल्यू होता है वो दोनों में क्या होता है, सेम होता है। यानी मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होती है वो दोनों में सेम होता है, एक मॉडल किसके लिए, कंप्रेशन में और टेंशन में। ठीक है, सेकंड थर्ड क्या है, कि जो स्ट्रेस की वैल्यू होगा वो भी हम लोग बराबर मान चलेंगे। कौन सा स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। क्या चीज़, यील्ड स्ट्रेस, कंप्रेशन में अब आपका टेंशन में भी। ठीक है, फोर्थ क्या है, कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है वो क्या है, एज्यूम करेंगे हम लोग क्या चीज़, बाई लीनियर। क्या एज्यूम करेंगे, बाई लीनियर, ये चीज़ ध्यान करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कि जो हाई डिफॉर्मेशन और उसको हम अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, हाई डिफॉर्मेशन को हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, हाई डिफॉर्म नॉट अलाउड, हम पॉइंट वाले लिखेंगे आप लोग तो सही रहेगा, सॉरी नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्या, छठा पॉइंट क्या रहेगा, कि एक पॉइंट और है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसमें। देखिए कि नोट पॉइंट क्या है, कि जो सुपर पोजिशन थ्योरम है, सुपर पोजिशन, यहाँ देखिए सुपर पोजिशन
सुपरपोजिशन थ्योरम जो रहेगा, थ्योरी या थ्योरम जो भी ले लीजिए, वो अप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। सेकेंड इसके बाद क्या होता है कि एक प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है और आपका एक बताइए एक आपका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान रखिए। तो पी एन ए और ए एन ए ये कब दोनों कॉन्साइड करता है, एक पॉइंट है, ये दोनों बराबर तब होते हैं, ये दोनों बराबर तब होते हैं जब जो है कि वो एक सिमेट्रिकल एरिया, क्या हो, एक सिमेट्रिकल सेक्शन, एक सिमेट्रिकल सेक्शन होता है। जैसे कि हम बात करें, अगर ये है एक्सिस है, ये अगर आपका एक ये दिस इज रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसमें ये एक्सिस यानी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और आपका इलास्टिक दोनों के बराबर होंगे। बट अगर ये आपका अगर ट्रायंगल एरिया आ रहा है, इसमें दोनों बराबर नहीं करते हैं, यानी ई यानी इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, बराबर नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो आपको याद रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट ये आपको रखना है माइंड में कि जो इंटरनल हिंज होता है वो मोमेंट कैरी नहीं करता है। इंटरनल हिंज जो है कि 0 मोमेंट कैरी करता है, और जो प्लास्टिक हिंज है वो मोमेंट कैरी करता है। ठीक है, फ्यू मोमेंट कैरी करता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम बोले बात, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप तो बने रहिए। ठीक है, क्वेश्चन ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ये है कि ये आपका टी सेक्शन, ध्यान रखिए ये टी सेक्शन है जिसमें इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्लेंज, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये इसको बोलते हैं फ्लेंज, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेब, क्या बोलते हैं, वेब। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम लोग को जो फ्लेंज एरिया है, इसके मान लो एक पॉइंट हम लोग कर लेते हैं 1 और इसको हम लोग देखें 2 पॉइंट। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बीम का, इसमें क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ये निकालना है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ये निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एंड इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब क्या दूरी है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें ये लेना है। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करना है आपको। जस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है कि ये जो सेक्शन दिया है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होता है तो हम देखते हैं किसके एक्सिस के सिमेट्रिकल है। अगर एक्स के है तो एक्स पे हमको निकालना है, एक्स एक्सिस निकालना आता है सेंट्रॉइड, अगर वाई के हो तो वाई पे निकालना आता है सेंट्रॉइड। इस चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नोटिस करना हम लोग निकालते वक्त नोटिस क्या करना होता है फ्रेंड्स कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, ये कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर सिमेट्रिकल अगर एक्स के अबाउट है तो एक्स पे निकलेगा आपका एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स बार निकालेंगे हम लोग। अगर वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम लोग को वाई बार निकालना है, ध्यान रखिए। बस सबसे की पॉइंट है ये। अगर अनसिमेट्रिकल उसकी कोई बात नहीं, उसमें तो एक्स बार भी निकलेगा और आपका वाई बार भी निकलेगा, दोनों निकलता है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिकल है तो या फिर एक्स बार ही निकलेगा या फिर वाई बार ही निकलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न बस सिंपल सी है कि आप इतना रखिएगा कि अगर अब इसको देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग एक्सिस ड्रा करते हैं, वाई एक्सिस यहाँ से लेते हैं हम लोग और ये हम लोग एक्सिस है, तो यहाँ देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रखिए, देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ देखिए, इधर लेफ्ट देखिए राइट देखिए, दोनों बराबर मिल रहा है। तो जब बराबर है तो ये वाई के सिमेट्रिकल है, जब वाई के सिमेट्रिकल तो हम लोग वाई बार ही निकालेंगे, एक्स बार नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसी को हम लोग पॉइंट रेफरेंस मान लेंगे इसी पॉइंट को, तो यहाँ से वाई तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर वाई सॉरी एक्स नहीं निकलेगा। ठीक है, 0 अभी हम निकाल के दिखाएंगे, बट आप अभी वाई बार निकालिए। चलिए, A1 निकालिए, क्या होगा, एरिया 1 यानी एरिया फ्लेंज क्या होगा बताइए, एरिया फ्लेंज क्या होगा बोलिए। तो 100 × 100 1000 mm², में मान लें, यहाँ लेते हैं ऑल डायमेंशन पर में। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट बताइए A2। तो A2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए A2 ये भी सेम हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल है तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, लेंथ इनटू विड्थ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये लेंथ हो जाएगा आपका, ये 10 है, ये 100, ये 10 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग अब अब देख A1 है तो Y1 निकालिए, Y1 क्या है फ्रेंड्स,
यहाँ से इस पॉइंट से हमको y1 निकालना है। तो ये यहाँ पे सेंट्रॉइड इसका है, तो ये लेंथ पूरा ऐड कर देंगे प्लस इसका हाफ, क्योंकि रेक्टेंगल ही है। बताइए 100 प्लस 10/2 यानी कि 105। y2 बार क्या था फ्रेंड्स, y2 बार इस वाले का देखिए यहाँ पे y2 बार इस यहाँ पे, तो ये 100 पूरा डिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा 100/2, क्योंकि रेक्टेंगल है तो हाफ पे सेंटर लाई करता है। तो 50 में आपका ये 105 में चलिए। तो y बार क्या होता है फ्रेंड बताइए, y बार होता है समेशन ऑफ a i y i i इक्वल्स टू 1 to n अपॉन समेशन ऑफ a i, जो भी रहेगा यहाँ पे i इक्वल टू 1 to n इस बार। ठीक है, तो बताइए a1 y1 1000 इंटू y1 105 प्लस a2 y2 50 अपॉन a1 प्लस a2, यहाँ पे है देखिए a1 प्लस a2 यानी 1000 प्लस 1000। बताइए क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए 1000 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा, आप बताइए 105 प्लस 50 बटा 1000 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2। तो ऐड कर लीजिए, बताइए कितना होगा 165/2। ठीक है, तो एटलीस्ट क्या आराम बताइए 80। ठीक है फ्रेंड्स 82.5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा 82.5 82.5 मिलिए 82.5। ठीक है फ्रेंड्स 82.5 हो गया 82.5 mm। ये कहाँ से मिला बताइए फ्रेंड्स, ये मिला हमको बॉटम से। कहाँ से मिला, फ्रॉम बॉटम मिला हमको बॉटम से। अब टॉप से देख लेते हैं, टॉप से सिंपल बात है 1000 जो भी है डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। ये टोटल डेप्थ क्या होता है, ये टोटल डेप्थ है 110। तो टॉप से हो जाएगा फ्रॉम, अगर टॉप चेक करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 110 माइनस 82.5। ठीक है फ्रेंड, घटा दीजिए 110 माइनस 82.5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए 110 माइनस 82.5 हो जाएगा आपका 27.5। ठीक है, इतना हो गया। चलिए ये होगा आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस देख रहे हैं हम लोग, बॉटम से देख रहे हैं हम लोग, तो बॉटम से हो गया 82.5 यानी यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा 82.5, ये इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस 82.5 ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि क्या चाहिए बताइए, हम लोग देखना प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का सबसे जो की पॉइंट है उसको ध्यान देना है ना। देखिए इसको हम टर्न कर लेते हैं ऐसे, देखिए तो प्लास्टिक के न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का सबसे की पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, की पॉइंट यह होता है कि यह दोनों ही एरिया को यानी कि आपका रेक्टेंगुलर मतलब कि कंप्रेशन एरिया और आपका टेंशन दोनों को क्या करता है वो डिवाइड कर देता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, यहाँ इसको हम कर लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि ये फिर से इसको ड्रा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फिर से ड्रा कर लेते हैं, इसको फिर से ड्रा कर लेते हैं। तो ये 10 है, ये 100 है, ये 10 है और ये आपका ये 100 है। तो देखिए एरिया क्या है A1 A2 क्या है बताइए, A1 A2 हम देख रहे हैं दोनों बराबर है। तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वह एक्सिस होता है जहाँ पे दोनों एरिया क्या हो बराबर यानी AC इक्वल टू क्या हो 80 हो। तो हम देख रहे हैं कि जो ये पॉइंट है यहाँ से ऊपर का एरिया भी 1000 है सबसे ईजी, और नीचे का एरिया भी 1000 है। तो जब एरिया बराबर है तो सिंपल बात ये एक्सिस ये क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सिस पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस हो जाएगा इसका। देखिए फ्रेंड्स इस वाले डायग्राम में ये एक्सिस क्या न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा आपका किसका, सॉरी ये हो जाएगा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस आएगा ये। तो ये क्या इलास्टिक है, तो इलास्टिक और प्लास्टिक, और टॉप से क्या, टॉप से हम वैल्यू निकालने हैं, टॉप से कितना है 27.5। तो ये जो वैल्यू है ये आपका है 27.5। ठीक है फ्रेंड्स 27.5। तो क्या करेंगे बताइए, दोनों बीच के डिस्टेंस क्या होगा, एक तो यही डिस्टेंस दोनों के बीच का होगा, ये दिन होगा। इसमें क्या करें हम लोग, उसमें से क्या करेंगे वो आपका यानी कि 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फ्लेंज का जो डेप्थ है ये 10 ही है ना, तो इसमें से 27.5 में से 10 माइनस कर देंगे, आपको ये मिल जाएगा डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा बताइए 10 माइनस कर दिए 17.5। तो पहले का जो क्वेश्चन है कि टॉप से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से टॉप से ये देखिए बॉटम से 82.5 है, टॉप से 27.5 है, और जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है बताइए, वो बिल्कुल उसके मतलब जंक्शन पे ही है।
यानी अगर बॉटम से चेक करेंगे आप तो बॉटम से क्या है 100 है, और टॉप से चेक करेंगे तो टॉप से क्या आपका है, बिल्कुल बताइए 10 पे है। तो टॉप से यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे देखिए बिल्कुल दोनों में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और यहाँ पे ये पॉइंट है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है 10 है, देखिए ये 10 है, और जो न्यूट्रल एक्सिस है ये वाली यहाँ पे क्या लाई करिए, बताइए टॉप से क्या लाई करिए 27.5। तो ये यही है दोनों के बीच की दूरी। ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है और ये क्या है, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। और ये दोनों बीच के इसको बोले हम लोग क्या, दोनों बीच की डिस्टेंस, तो हम लोग क्या बोल देंगे 17.5 mm। 17.5 mm। आई होप फ्रेंड्स आप क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। ये कैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एरिया को डिवाइड करते हैं, सिंपल दो पोर्शन में डिवाइड करिए, दोनों को बराबर करें। एरिया ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू एरिया ऑफ टेंशन, तो एरिया ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू एरिया ऑफ टेंशन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यूज़। और ये तो सिमेट्रिकल था, दोनों एरिया बराबर थे। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एरिया बराबर नहीं होंगे तो सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा क्वेश्चन चैनल पे। हम लोग कल एक नई वीडियो पार्ट 2 अपलोड करेंगे, उसमें अच्छे से क्वेश्चन वैरायटी स्टडी करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा कि हम लोग को सेफ फैक्टर क्या होता है इसको पढ़ लेंगे, सेफ फैक्टर क्या होता है इसको पढ़ेंगे, और रिजर्व स्ट्रेंथ क्या होता है इसको हम देखेंगे, रिजर्व स्ट्रेंथ को देखेंगे, और इससे फैक्टर वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको हम लोग चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू, टेक केयर।